जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंडे 5 सितंबर और दोस्तों आज हम ये 4 इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों एक इशू हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से ओरिएंटेड, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। एक आर्टिकल अशोक गुलाटी जी का, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में बाई वीकली लिखते रहते हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे। फिर एक इंडियन सोसाइटी से ओरिएंटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे पर्टिनेंट टू द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, ये हिंदू में आया, छोटा सा आर्टिकल है। और एक आईआर से संबंधित इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें, शेख हसीना जी का भी विजिट है, अपकमिंग विजिट है। इनफैक्ट शी इज जस्ट लैंडेड इन इंडिया, तो शी विल बी हियर टिल द 8 सितंबर। तो यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों की बात करेगी, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ बिफोर आई बिगिन आई मस्ट टेल यू, आज दोस्तों टीचर्स डे है, तो आपके पास मौका है कि आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं टीचर्स डे। हम अपने सारे कोर्सेज में, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए या अगर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड करना चाहें तो हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में से। और आप हमारे सभी कोर्सेज पे, जो कोर्स आप लेना चाहते हैं, सभी कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड क्या यूज करना है, टीचर्स डे का कोड यूज करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, सब कैप्स लॉक में ही है और ये सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है दोस्तों। अगर आपने और जानकारी लेनी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी इसके बारे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ बिफोर आई बिगिन आई मस्ट ऑल्सो टेल यू, बिकॉज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दैट हैज टू बी पोस्टेड इन अ टेलीग्राम ग्रुप। द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। टू गेट एक्सेस टू दिस टेलीग्राम चैनल व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल वॉचिंग द वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक दिखेगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर नहीं करा जाता तो आपने क्या करना है, तो आपने इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे आपने अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप करना है और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। नाउ एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, सैटरडे को जो हमने लास्ट क्लास ली थी एडिटोरियल्स की, तो साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही थी इवॉल्विंग नेचर ऑफ साइबर क्राइम्स की। तो वंस अगेन वैशाली का आंसर बेस्ट आंसर आया है। वेरी वेल डन वैशाली, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपने कितने टाइम में आंसर लिखा है। वैशाली काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बेस्ट आंसर्स में काफी फ्रीक्वेंटली उनका नाम भी आता रहता है। नाउ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है जहां पे वो मेंशन करते हैं, देखिए साइबर क्राइम्स किस तरह के हैं। साइबर क्राइम में चाहे साइबर मॉलेस्टेशन हो, चाहे मैलवेयर की बात करें, ठीक है, चाहे साइबर टेररिज्म की बात करें, तो जो साइबर क्राइम्स है, इन्होंने यहाँ पे 4-5 साइबर क्राइम्स के बारे एक साइड पे लिख दिया और कैसे वो इवॉल्व करे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम साइबर मॉलेस्टेशन की बात करें, ठीक है, या अगर हम मैलवेयर यानी कि मिलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की बात करें तो कैसे उन्होंने इवॉल्व करा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने पेगासस को भी कोट करा है कि कैसे, देखिए आज के टाइम पे तो अगर कोई मैलवेयर आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर्स में, आपके स्मार्टफोन्स में, तो बिना किसी लिंक को क्लिक करे भी आज के टाइम पे आपका जो फोन है या आपका जो डिवाइस है वो इन्फेक्टेड हो सकता है बाय मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नाउ इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ते भी रहते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी चीज़ें आती रहती हैं। एंड उसके बाद जो आगे ही मेंशन करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस कितनी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है, उसके बारे में मेंशन करते हैं। सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट के बारे में मेंशन करा जाता है। एक बड़ा अच्छा जो यहाँ पे मेरे को पॉइंट लगा, जो सोल्यूशंस या वे फॉरवर्ड में इन्होंने बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में लिखा है ना। बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है, इस पे लगभग 67 सिग्नेटरीज हैं और ये ओनली इंटरनेशनल बेस्ड ट्रीटी है जो कि बात करती है इंटरनेट क्राइम्स के बारे। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे एड्रेस करा है। सो वेरी वेल डन, इस आंसर को आप पढ़ सकते हैं, इसको हम पिन कर देंगे टेलीग्राम के चैनल पे एंड अलॉन्ग विद दैट द मॉडल आंसर विल आल्सो बी शेयर्ड। नाउ द फर्स्ट आर्टिकल, पहला आर्टिकल है दोस्तों बिल्डिंग द फ्यूचर, विक्रम मेहता जी ने लिखा है आर्टिकल। क्या बात करी जा रही है यहाँ पे, देखिए प्रधानमंत्री जी ने, अब हम 2 सालों से आत्मनिर्भरता भारत, आत्मनिर्भर के बारे बहुत सुनते हैं। अक्सर एक ना जो डिस्टिंक्शन है सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी के बीच में लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। हम सेल्फ रिलायंस के टुवर्ड्स हम मूव करना चाहते हैं, नॉट टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। हम दुनिया के साथ अपने नाते नहीं तोड़ना चाहते हैं कि हम कल को बोलेंगे जी हर चीज में हम आत्मनिर्भर हैं तो हम दुनिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रहते हैं और सारी की सारी चीजें हमने ही क्यों बनानी है। कुछ चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करें, कुछ चीजें हैं जो हम यहां से बना के एक्सपोर्ट करें। तो अब जब एनर्जी की बात आती है नाउ दैट, अब देखिए रोज कोई ना कोई आर्टिकल ग्रीन एनर्जी को लेके, तो दैट शोज द सीरियसनेस ऑफ दीज कॉलमनिस्ट, ऑफ दीज कमेंटेटर्स कि टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी लोग कितने सीरियस हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स कितनी सीरियस हो रही हैं। नाउ एज फार एज आर टारगेट टुवर्ड्स, अब हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है दैट इज टुवर्ड्स 2070। नाउ एनर्जी आत्मनिर्भरता हमने अटेन करनी है,
ठीक है। लेकिन अगेन हमने सेल्फ सफिशिएंसी नहीं सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना है, बिकॉज जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो फिजिबल नहीं है। बोले कि हम बिल्कुल कंप्लीटली 100% मोर देन 100% अपने आप पे ही डिपेंडेंट हो। इवन अगर हमने ग्रीन एनर्जी, अब देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ जो आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके सोलर पैनल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों को बनाने के लिए। तो वो आप कहाँ से लेके आओगे? वो तो आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो, वो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आपके पास नहीं है। तो ये कहना कि सब कुछ एंड टू एंड A to Z रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी हम यहां पे बनाएंगे, वो बात पॉसिबल नहीं है। हाँ, सेल्फ रिलायंस की यहां पे बात करी जा रही है। फिर दूसरी बात, क्या रातों रात हम ग्रीन एनर्जी के टुवर्ड्स ट्रांजिट हम कर लेंगे? नहीं करने वाले हैं। ठीक है। अब जो देश, जो विकसित देश हैं, जो कि अमेरिका है या यूरोपियन अगर हम कंट्रीज की बात करें, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आया था, वहां पे भी टाइम लगा। जैसे अमेरिका की बात करें, उसको 40 साल का पीरियड लगा टू शिफ्ट फ्रॉम स्टीम पावर टू इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो आज हम बोले कि ग्रीन एनर्जी की हम बात करें कि हम बिल्कुल कोल, ऑयल, गैस, इसके ऊपर जीरो डिपेंडेंसी होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि हमको ये बात भी इंश्योर करना है, ठीक है, हम हर घर बिजली पहुंचाना चाहते हैं, हमको ये भी इंश्योर करना है कि अभी तक हम अफोर्डेबल और सिक्योर तरीके से एक्सेस कर सके ऑयल एंड गैस को। ठीक है। अभी देखिए, अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात करें, अब देखिए ऑयल तो मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जियोलॉजी भी आ जाती है। अब या तो हम अगर ऑयल इंपोर्ट करें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो अगर ऑयल इंपोर्ट को कम करना है तो यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन है ऑफ ऑयल ब्लॉक्स उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगेन विक्रम मेहता जी कहते हैं कि सरकारी रिसोर्सेज बहुत स्केयर हैं। अभी तक तो जो सरकारी कंपनीज हैं, यहाँ पे उन्होंने सजेशन ये भी दिया है कि क्यों ना ONGC को कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब जो PSUs है उनके पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, उनका इतना इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है एज फार एज द एक्सप्लोरेशन इन द ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स आर कंसर्न। तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आपने इंपोर्ट ऑयल के कम करने, तो क्यों नहीं आप प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा इंकरेज करते कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ऑयल एक्सप्लोरेशन में ज्यादा इंक्रीज हो। देन उसके बाद जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ ग्रीन एनर्जी, उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है। देखिए अब जैसे कि हम बात, अब देखिए आने वाले समय में देखिए 51% ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर टुवर्ड्स 2030 जो हमारा टारगेट है, ठीक है, यानी कि लगभग 830 गीगावाट जो होगा दैट वुड बी इंस्टॉल्ड, जो कैपेसिटी होगी विंड और सोलर से होगी। अब ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को इतना इंस्टॉल करने के लिए जो हमको क्रिटिकल जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो हमको मिनरल्स और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, वो चीजें क्या है हमारे पास? ठीक है, जो रॉ इनपुट्स है वो हमारे पास नहीं है। अब अगेन यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स आता है। कुछ ऐसे देश हैं जो गिफ्टेड हैं, कुछ देशों के पास ये जो रिसोर्सेज हैं बहुत अबंडेंट है। अब फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर हम डोमिनेंस की बात करें, इस तरह के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, तो 47% से ज़्यादा जो डोमिनेशन है, या अगर हम बात करें जो प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ है, वो चाइना के पास है। अब बार बार ये बात हम पढ़ते रहते हैं कि चाइना जो है बहुत एक्टिवली अफ्रीका में इस तरह के मेटल्स को, चाहे वो कॉपर है, कोबाल्ट है, लिथियम है, ठीक है, उसको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। काफ़ी और भी देश हैं साउथ अमेरिका में, चिली है, पेरू है, वहाँ पे भी इस तरह के बहुत क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज नहीं मिलती। अब चिली है, पेरू है, अब यहाँ पे थोड़ी लेफ्टिस्ट पार्टीज है ना, कम्युनिस्ट पार्टीज है, चाइना भी चलो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। लेकिन अगेन वल्नरेबिलिटी की बात आती है। आने वाले समय में हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलानी है, हमने सोलर पैनल्स भी बनाने हैं, हमने बिजली भी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी हमने इंस्टॉल करनी है, तो डिपेंडेंसी तो इस पर रहेगी। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हम वल्नरेबल हों, कि हम चाइना से ही इंपोर्ट करते रहे। ठीक है। हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कोबाल्ट है, निकल है और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी तक इतना काम नहीं करा गया इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इसके माइनिंग के प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट करने के लिए। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जहाँ पे बात आती है, देखिए आज जर्मनी का क्या हाल है। देखिए बार बार हम न्यूज़ में स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, चाहे वो ओलाफ स्कॉल्स हैं, चाहे वो इमैनुअल मैक्रोन है, कि भाई आने वाली जो सर्दी होगी ना, और 1-2 महीने के बाद मौसम बदल जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कि आने वाली सर्दियाँ थोड़ी काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रशिया जो है अब गैस नहीं दे रहा है ना। रशिया ने कहा था कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 में टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, वहाँ पे काम चल रहा है, तो रशिया कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब करो मुझसे लड़ाई, जितना करना है लगाओ मुझ पर सैंक्शन, तो आप और कहाँ जाओगे, गैस तो आपको मैं ही दे रहा था अभी तक। अब जर्मन इकॉनमी, हालांकि जर्मनी इकॉनमी बहुत तगड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है ना। आज न्यूज़ में इनफैक्ट ये भी आया था कि जर्मनी ओलाफ स्कॉल्स ने $65 बिलियन का बजट सेट अपार्ट करा है, कि जर्मनी में अभी जो इन्फ्लेशन से जो लोग जूझ रहे हैं, कि कैसे वहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस देने की बात करी गई है, कि कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जर्मनी को, यूक्रेन को। लेकिन जर्मनी आज के टाइम पे बहुत दुविधा में है, क्योंकि जर्मनी बहुत डिपेंडेंट था रशिया की गैस के ऊपर। क्या हम ये चाहेंगे कि कल को आने वाले समय में कोई ऐसी सिचुएशन हो, है ना, कि हमारी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे एक्सपोज हो? ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेल की बात करें, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल गैस पाइपलाइन ग्रिड में।
साथ के साथ जहाँ पे वल्नरेबिलिटी की बात है, जहाँ पे कमजोरी की बात आती है, तो देखिए अब ऑयल डेफिसिट की, अब हम ऑयल डिपेंडेंट तो है ना, ऑयल का कंजम्पशन यहाँ पे बहुत है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। तो अगेन यहाँ पे बात करेगी कि क्यों ना हम इस तरह के तौर तरीके को एक्सप्लोर करें जहाँ पे हम अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, जो कि हम कर भी रहे हैं। अब रशिया से हम ऑयल मंगा रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मंगा रहे हैं। INSTC जो टर्मिनल है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, वो भी ऑपरेशनलाइज हो चुका है, ठीक है, डिस्पाइट ऑल दी लाइक जो बातें वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है कि रशिया से आप तेल मत मंगाइए, लेकिन हम मंगा रहे हैं बिकॉज वी हैव टू बिल्ड अप अ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, राइट, बिकॉज ऑयल प्राइसेस आर अगेन वेरी वोलेटाइल, ठीक है। उसके बाद बात करें ग्रीन इंसेंटिव्स की। देखिए बाकी अगर हम वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात करें, वो काफी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, चलो उनके पास पैसे भी बहुत है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, लाखों करोड़ रुपए वो उस तरह की कंपनीज को दे रहे हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी है। चलो हमने 76,000 करोड़ का बजट सेट अपार्ट करा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो रिस्पॉन्स है अभी सो फार दैट हैज बीन एनकरेजिंग, लेकिन क्या आने वाले समय में हम इसको और मोमेंटम को सस्टेन कर पाएंगे? ऐसा क्या इंसेंटिव हम रिन्यूएबल सेक्टर को दे सकते हैं ताकि वो और ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज कर सके? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करेगी यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट के बारे। तो इसके चलते अमेरिका ने काफी सारे ऐसे टैक्स क्रेडिट और सब्सिडीज प्रोवाइड करे हैं काफी सारी ऐसी कंपनीज को जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देन अगेन बात आती है स्किलिंग की, रीट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग की। रीट्रेनिंग यानी कि जो लोग अभी फॉसिल फ्यूल सेक्टर में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करते हैं, उनका क्या? अब उनको कोई ना कोई आपको जॉब देनी पड़ेगी अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में आप शिफ्ट करना चाहते हैं। और साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में जो वर्कर्स काम करेंगे उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज देनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये सब बात आ जाती है, बिकॉज द नेचर ऑफ द जॉब्स दैट विल चेंज, ठीक है। तो डायनामिक शिफ्ट होगा वर्कर्स के लिए जो कोल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अब कैसे आप उनको स्किल करेंगे? तो यहाँ पे एक ये चीज़ है जो विच इज़ वर्थ पॉन्डरिंग। और लास्ट में बात करी जा रही है एनर्जी डिप्लोमेसी के बारे। ये तो देखिए मैं बार बार ये बात कहता भी रहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये डे टू डे डिस्कशंस का पार्ट बन चुका है, ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, ठीक है। तो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम दे शुड इन्वेस्ट। फॉर एग्जांपल हम सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी की भी बात करते थे कि कैसे हम ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ताइवान है, वियतनाम है, जापान है, साउथ कोरिया है, उनके साथ हम सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं हमारे पास नहीं है, तो हमने अगर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंपोर्ट करना है तो हम ऐसे इस तरह के अग्रीमेंट्स को सिक्योर करें जहाँ पे हमको इसकी सप्लाई इंश्योर्ड रह सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है डिप्लोमेसी जो है दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यहाँ पे स्किलफुल डिप्लोमेसी की बात करेगी यहाँ पे। नाउ अगेन जो अगला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कोई बातें नई तो नहीं है, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं। वही बातें अशोक गुलाटी जी रिपीट कर रहे हैं बार बार। देखिए अब हम अगर बात करें आज के ज़माने में आबादी बहुत बढ़ गई है, तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, इंसान जो है ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंसानों की। जो देखिए अब जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोगों की ज़रूरतों के लिए तो सब कुछ है, लेकिन आपके स्वार्थ के लिए, आपके लालच के लिए इतना कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। तो इंसानों का ग्रीड बढ़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुदरत का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आज के टाइम पे द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज अंडर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऑफ वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल या ह्यूमन रेस की प्रोस्पेरिटी हो, यानी कि चलो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, क्या इंसान तरक्की कर रहा है या आने वाले समय में हम बच भी नहीं पाएंगे, सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। लैंड डिग्रेड हो रहा है, हवा बहुत प्रदूषित है, पानी अच्छा नहीं है, पानी पीने को प्योर नहीं मिलता, ग्राउंड वाटर जो है तेजी से डिप्लीट करा जा रहा है, तो आप पानी पिएंगे कहाँ से? क्वालिटी जो है पानी की वो भी बहुत पुअर हो रही है, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा भारी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं या आने वाले समय में हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे क्या आता है? तो असली कारण क्या है बिहाइंड अ रैपिड डिटेरियोरेशन इन द नेचर्स वेल्थ, ठीक है। क्या वेदर ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू फीड इटसेल्फ एक सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है। अब यहां पे बात करी गई है कि क्या हमको पुराने प्राचीन काल में जो तरीके यूज करे जाते थे नेचुरल फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्या उस तरीकों पे हमको वापस जाना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इंश्योर कर सके अपनी सर्वाइवेबिलिटी, ठीक है। ये कुछ सवाल हैं जो कि हमारे माइंड में आ रहे हैं, जो कि अशोक गुलाटी कह रहे हैं, जो कि लोगों के माइंड में आ रहे हैं और लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए अगर आबादी की बात करें तो यहां पे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े अशोक गुलाटी जी देते हैं। 1804 में पहली बार हुआ था कि जो ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी दैट टच्ड 1 बिलियन। अगला जो 1 बिलियन ऐड बहुत तेजी से हुआ 123 साल में। उसके बाद हम सक्सेसिवली आफ्टर एवरी 20-30 इयर्स बिलियन पॉपुलेशन, ग्लोबली बिलियन पॉपुलेशन इज बीइंग एडेड। इनफैक्ट अभी चलो यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी, अब 2022 में दुनिया की आबादी 8 बिलियन है। आज से 12 साल पहले 7 बिलियन थी, यानी कि 12 सालों में 1 बिलियन का जंप। तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है। और इसके चलते जो संतुलन है वो भी बिगड़ा जा रहा है। अब आबादी बढ़ रही है, लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या उतने रिसोर्सेज हैं लोगों को पूरा करने के लिए? अब ये जो इम्बैलेंस है, अब लोगों के एस्पिरेशन है, डिमांड्स है, लेकिन कुदरत के पास अब रिसोर्सेज जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस को, इसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं? ठीक है। अगेन बहुत सारी जो सरकारें हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई और कोई तौर तरीका तो नहीं है, लेकिन आपको अगेन ना पुराने तौर तरीके, गो बैक टू नेचर, नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करिए। चलो कोशिश तो श्रीलंका ने भी करी थी कि भाई हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत एम्बिशियस पॉलिसीज, खास करके जो राजापक्सास भाई थे, कुछ मोहम्मद बिन तुगलक टाइप पॉलिसीज श्रीलंका में फॉलो करी गई थी। उसका हम अंजाम देख सकते हैं आज के टाइम पे क्या हो रहा है। तो श्रीलंका में भी ऐसी बात चली थी भाई हम कंप्लीटली वी वांट टू गेट रिड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब अगर हम अब यहाँ पे भारत में बात करें, चलो सिक्किम है जो कि प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इवन अभी पीछे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर को हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग अलोंग द रिवर गंगा, कि चलो वहाँ पे नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करें। करनी भी चाहिए, चलो ऐसी बात नहीं, बहुत सारी स्टेट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्या नेचुरल फार्मिंग रियल सोल्यूशन है? अब साइंटिफिक तौर तरीके से अगर हम समझें, ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ें बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये तो कोई एनालिसिस अगर किया गया है, कोई साइंटिफिक एनालिसिस है, कोई साइंटिफिक स्टडी है, उससे हम बता सकते हैं। जेनरिक हम सेंस में बोले कि हाँ जी नेचुरल फार्मिंग अच्छी है, फर्टिलाइजर्स का कम उपयोग किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का कम उपयोग किया जा रहा है, तो वो तो जनरल बातें होगी। लेकिन स्टडीज़ क्या बताती है कि नेचुरल फार्मिंग करने से यील्ड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो रही है, ठीक है, जो फसल है वो 30 से 50% कम हो रही है। अब ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने करे हैं, ये जो स्टडीज है साइंटिस्ट के द्वारा पब्लिश करी गई है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल फार्मर लेवल अगर हम बात करें, फार्मर्स का ये कहना है कि कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है, अगर साइंटिफिक स्टडीज ये बता रही है कि फसल कम हो रही है, तो वो अपने आप जो सॉइल हेल्थ है, जो लैंड की हेल्थ है, वो अपने आप कुछ टाइम बाद रीस्टोर हो जाएगी। लेकिन क्या हम इस तरह का गैम्बल ले सकते हैं? देखिए एक बात हमको समझनी है कि आने वाले समय में वी आर गोइंग टू बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी ओवरटेकन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। क्या इस तरह का जो एडवेंचर है, क्या इस तरह का जो गैम्बल है, क्या वो हम अफोर्ड कर सकते हैं? हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन तो नहीं चाहते ना। श्रीलंका में देखिए कितनी भी बुरी हालत हुई पड़ी है, ठीक है। चलो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस कोई आज रातों रात नहीं हुआ था, और भी बड़े कारण थे। बट अगेन क्या हम इस चीज़ को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंप्लीटली प्रमोट करें या नेचुरल फार्मिंग को कंप्लीटली प्रमोट करें? विल वी हेड टुवर्ड्स श्रीलंका? ये यहाँ पे अशोक गुलाटी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे अंत में बात प्रिसिशन फार्मिंग के बारे कर रहे हैं। देखिए जो प्रिसिशन फार्मिंग है, यहाँ पे साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे बात करी जाती है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस लिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके पास इन फील्ड वायरलेस सेंसर्स होते हैं, ठीक है। और कैसे फोकस क्या रहता है कि कैसे जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस किया जाए और सॉइल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो प्रिसिशन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे वेदर इनसाइट्स भी ऑफर करते हैं, जिससे किसान को बहुत मदद मिलती है। अगर ह्यूमिडिटी की बात हो, टेम्परेचर हो, विंड स्पीड है कि भाई बारिश आएगी कि नहीं आएगी, तो इस तरह का जो इनपुट्स हैं किसानों को मिलते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट प्रिसिशन फार्मिंग में करा जाता है। तो कॉशन की यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं अशोक गुलाटी जी? वो ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, चलो रेवड़ी पॉलिटिक्स की बात अभी बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, फ्री में बिजली बांटो, पानी बांटो, ठीक है, और सब्सिडी देते रहो। तो ये कल्चर अच्छा नहीं है। आज से कुछ 50-60 साल पहले ये बात समझ आती थी, क्योंकि फोकस क्या था, प्रोडक्शन को बढ़ाने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया था। लेकिन आज ये बात समझ नहीं आती है। बहुत सारे लोग ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि सब्सिडीज जो है वो थोड़ा हमको देख के करना चाहिए, ज़्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हमको नहीं करना चाहिए, और ये जो कल्चर है फ्री पावर फ्री वाटर का, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं कॉशन के तौर पे जो कि अशोक गुलाटी ने करी है। फिर दोस्तों बात करेंगे कोर्शन एज कन्वर्जन। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वेलकम मूव है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक सिग्निफिकेंट और वेलकम मूव है, जहाँ पे एक और लेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर दिया गया है LGBTQ कम्युनिटी के लिए। जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, उन्होंने डिक्लेयर करा है कि जो कन्वर्जन थेरेपी है ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। देखिए यहाँ पे ना, अब आपको एक थोड़ा यहाँ पे समाज में कई बार ऐसा कहा जाता है, वो जो कि बहुत गलत बात है। अब अगर कोई बच्चा जो है, अगर वो कहता है जी मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, अगर कोई बच्चा कहता है कि जी मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, तो कई बार ना लोग समाज में ये कहते हैं कि इसको 2 थप्पड़ मारो अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत गलत बात है ऐसे कहना, या ये कहना कि इसका इलाज है। अब अगर कोई इंसान कह रहा है कि भाई मेरा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो स्ट्रेट नहीं है, अगर कोई इंसान ऐसा कह रहा है, कोई एडमिट कर रहा है, उसको ये कहना कि भाई इसका इलाज है, इसको थेरेपी है, वो बात बहुत गलत है, ठीक है। अब इस तरह की थेरेपीज होती हैं, इस तरह के इलाज होते हैं कि भाई हम आपको वापस, यानी कि अगर लड़का बोलता है कि जी मैं गे हूँ या लड़की बोलती है मैं लेस्बियन हूँ, तो हम आपको वापस नॉर्मल कर देंगे,
ठीक है, ऐसी कुछ थेरेपीज आती हैं अलेजेडली, इस तरह की थेरेपीज के ऊपर बैन लगाने की बात करी गई है। ठीक है, और नेशनल मेडिकल काउंसिल ने स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को एम्पावर करा है कि भी अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस सामने आती है तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब खास करके जब बच्चे हैं, जैसे अभी आपको मैंने बात बोला कि जब बहुत छोटे बच्चे कोई 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, अगर वो ये बात ओपनली कहते हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स ऐसा बोले या उनके दोस्त ऐसा बोले या कोई रिश्तेदार बोले कि भी आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो वापस नॉर्मल हो सकता है बाय सम बाय सम टेक्निक और बाय सम थेरेपी, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, थेरेपी किस तरह की हो सकती है, आपको ड्रग्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक्सॉर्सिज्म की बात आती है, वायलेंस की बात आती है, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी की बात आती है। तो एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी टॉर्चर बात है। अब ये जो थेरेपीज है जहाँ पे आपको ड्रग्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह के साइकोमैटिक ड्रग्स दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ ट्रॉमा, दैट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड ड्रग अब्यूज एज वेल इन द लेटर टर्म। ठीक है, तो ये जो इंटरवेंशंस ऑफर करी जाती है कन्वर्जन थेरेपी में, ये बहुत एक फॉल्स प्रॉमिस की तरह यहाँ पे कहा जाता है कि आप ठीक हो जाओगे, आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, ये बोलना कि आप ठीक हो जाओगे, यही बात कहनी बहुत गलत है। ठीक है, यानी कि ये कहना कि पैथोलॉजिकल इसका इलाज है, ये एक फॉल्स प्रेमाइस है। तो जस्टिस इंप्लीमेंटेड की बात बोले तो देखिए दोस्तों, जून 2021 में क्या हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस हैं आनंद वेंकटेश, उन्होंने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर करा था जहां पर उन्होंने डायरेक्ट करा गया था कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा, ठीक है, फ्रॉम सिस्टमैटिक एंड पुलिस हरासमेंट। ठीक है, तो ये बहुत एक हिस्टोरिक जजमेंट थी जहां पे सेफ्टी ऑफ द कम्युनिटी के ऊपर एम्फसाइज किया गया था और यहां पे ये भी बात करी गई थी कि कैसे ऐसा कोई फिजिकल वायलेंस उनके ऊपर पुलिस के द्वारा नहीं करा जा रहा। और मद्रास हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा था नेशनल मेडिकल काउंसिल को कि आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इशू करिए जहां पे कन्वर्जन थेरेपी जो है वहां पे आप लिस्ट करिए कि कन्वर्जन थेरेपी इज इलीगल, दैट इज रॉन्ग अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशन कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस एक्ट 2002। तो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डीक्रिमिनलाइज करा है होमोसेक्सुअलिटी को 2018 में। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट लैंडमार्क थिंग फॉर द LGBTQ कम्युनिटी। अब ये जो NMC का जो नोटिस है, नेशनल मेडिकल काउंसिल का नोटिस है, ये भी बहुत एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स प्रमोटिंग सोशल इंक्लूसिविटी। ठीक है, अब ऑब्वियसली LGBTQ कम्युनिटी को सेव करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें जो हमको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है सामाजिक तौर पे। ठीक है, एक्सेप्ट करना कि लोग डिफरेंट हैं, उनकी डाइवर्सिटीज हैं, देयर कैन बी सेक्सुअल डाइवर्सिटीज एज वेल। तो हमको इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ स्टिग्मा वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत और भी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं इनको और LGBTQ कम्युनिटी को और सेफ फील कराने के लिए। ठीक है, इवन कनाडा की बात करें, कनाडा ने भी रिसेंटली बैन करी थी कन्वर्जन थेरेपी को। ठीक है, नाउ देयर शुड बी क्लैरिटी ऑन व्हाट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स होते हैं, क्वैक्स होते हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट होते हैं, सो कॉल्ड साइकेट्रिस्ट या सो कॉल्ड डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट क्या, अब डिसिप्लिनरी एक्शन की बात आई थी ना, लेकिन एग्जैक्टली क्या एक्शन लिया जाएगा? कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि कुछ एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सके। चलो, लास्ट आर्टिकल दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश टाइज के बारे। देखिए दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश के बारे में हम पहले भी काफी एडिटोरियल्स में चर्चा करते रहते हैं। 9 अगस्त को भी एक आर्टिकल आया था सी राजा मोहन का जहां पे इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते के बारे में हमने बात करी थी। अब देखिए, शेख हसीना जी अभी विजिट पे हैं टुवर्ड इन इंडिया, अभी वो आए हैं, शील बी हियर टिल 8 सितंबर, काफी एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। तो आइए इस पर नजर मारते हैं आर्टिकल में। ठीक है, देखिए पहली तो बात ट्रेड और कनेक्टिविटी की आती है। तो दोनों देशों के बीच में अब केवल चलो ट्रेड है, कनेक्टिविटी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत और डोमेन्स हैं जो कि ऐड हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिनटेक है। एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूं कि अभी ये जो बांग्लादेश की अगर हम बात कर ही रहे हैं, बार बार हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि बांग्लादेश इज द इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया। इनफैक्ट रिसेंटली न्यूज ये भी आई थी कि बांग्लादेश की GDP वाज एक्सीडेड दैट ऑफ इंडिया एज वेल। अभी ना जहां पे जिस नेबरहुड में हम रहते हैं बहुत वोलेटिलिटी है। आप देखिए, चलो इंडिया तो स्टेबल है पिछले 75-80 ईयर्स से, इवन चलो बांग्लादेश भी पिछले 50 सालों से, चलो बांग्लादेश में भी अप्स एंड डाउन देखे हैं। आप अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, यहाँ पे कहीं दूर दूर तक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी या ग्रोथ नहीं है। एक बांग्लादेश है, ठीक है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन को बहुत टैप करना है, रिलेशन को हार्नेस करना है। ठीक है, अब अक्सर क्रिटिसाइज क्या किया जाता है? क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि शेख हसीना जी वो अवामी लीग पार्टी की है। तो अक्सर ये बात की जाती है कि अवामी लीग पार्टी जो है वो प्रो इंडिया है, चाहे इंडिया में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे BJP की सरकार हो। और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP,
ठीक है, जो खालिद जिया की पार्टी है, कि वो जो है वो एंटी इंडिया है। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हूसोएवर द पार्टी इज इन बांग्लादेश, वी हैव टू इंश्योर कि हमारे पीपल टू पीपल टाइज जो है विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश वो मेंटेन रहे। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमने ये इंश्योर करना है कि हमारे टाइज अच्छे रहे बांग्लादेश के साथ, चाहे जो मर्जी सरकार बांग्लादेश में हो चाहे इंडिया में हो। अब चलो ट्रेड की बात करेगी, कनेक्टिविटी की बात करेगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ऐड करा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स। ट्रेड विल अगेन बी अ फोकल पॉइंट बिकॉज इंटरेस्टिंगली यहां पे बात करी गई है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रिप में एक सेपा अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। याद होगा आपको, अभी इसी साल फरवरी 2022 में सेपा अग्रीमेंट किसके साथ साइन करा गया था? यूएई के साथ भी साइन करा गया था। सो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, हो सकता है कि इस ट्रिप पे ये अग्रीमेंट को कंक्लूड किया जाए। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें ऑफ द सेपा अग्रीमेंट, देखिए बांग्लादेश इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जहां पे बायलेटरल ट्रेड जो है दैट इज राइजिंग फ्रॉम $2.4 बिलियन टू $10.8 बिलियन इन द स्पैन ऑफ 10 to 11 years इन द लास्ट 1 decade। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट कुड राइज अराउंड अबाउट 180-185% अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन करा जा सकता है। और बांग्लादेश में चलो सर्विस सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन कर सकता है लेवरेज उठा के सेपा अग्रीमेंट से फ्रॉम द इंडियन एक्सपर्टीज इन द सर्विस सेक्टर। अब एक्ट ईस्ट और पुश फॉर कनेक्टिविटी की बात आती है। देखिए दोस्तों, जहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन विद द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की जहां पे बात आती है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी होना बहुत क्रिटिकल है ना। ज्योग्राफी, अब चलो बांग्लादेश की जहां पे बात हो रही है तो अराउंड अबाउट 4100 किलोमीटर का हम बॉर्डर, द लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और हमारी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ भी बड़ा निर्भर करती है कि हमारी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ कैसी है, बिकॉज बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत सेंट्रल है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। ठीक है, अब बांग्लादेश ने यहां पे इच्छा प्रकट करी है कि भी हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो ट्राइलेटरल हाईवे है, ठीक है, विच बिगिंस फ्रॉम द मोरे टाउन इन मणिपुर। और इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल वाटरवे ट्रेड की बात करें, उसको भी बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया अब दोनों मोंगला और चिटागोंग पोर्ट्स दोनों को यूज कर सकता है। जब हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ना कि चाइना कैसे कोशिश करता है इंडिया को इंडियन ओशन में इंसर्कल करने के लिए। ठीक है, तो चाहे वो ग्वादर पोर्ट है, चाहे वो हैम्बनतोता पोर्ट है, चाहे वो चिटागोंग पोर्ट है, ठीक है, तो चाइना यहाँ पे काफी एक्टिवली इन्वेस्ट करता रहता है। ठीक है, और बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम ये मोंगला और चिटागोंग पोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। और इनहांस करना कनेक्टिविटी थ्रू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बायलेटरल कोऑपरेशन एंड ऑल्सो फॉर आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नाउ एज फार एज द पैसेंजर कनेक्टिविटी इज कंसर्न, तो अभी 3 ट्रेन चलती हैं और 3 तरह की इंटरनेशनल बस सर्विसेज हैं ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, ठीक है, चलो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी 2015 में साइन कर दिया गया था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर भी बात 1974 से चलते आ रही थी। अब अगर हम तीस्ता रिवर शेयरिंग की बात करें, देखिए जो शेयरिंग ऑफ ये मुद्दा जो है 1947 से बड़ा चलता आ रहा है। तीस्ता जो रिवर है दोनों इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो तीस्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन इट्स इम्पावरिश्ड फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि लगभग 13% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो तीस्ता के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो कवर करते हैं अराउंड अबाउट 14% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। और ये रोजी रोटी की बात यहाँ पे आ जाती है, तो ये जो फ्लड प्लेन्स हैं तीस्ता के, यानी कि तीस्ता रिवर की हम बात करें तो ये बहुत लोगों के लिए रोजी रोटी का अवसर प्रोवाइड करता है, बांग्लादेश के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो यहाँ पे उम्मीद करी जा रही है कि तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया जाए। देखिए जहाँ पे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट की बात आती है ना, अब प्रॉब्लम क्या है, चलो अभी 2014 तक तो प्रॉब्लम थी कि चलो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो वो कोलिशन सरकार थी, तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था? ममता दीदी, है ना, वो नहीं अलाउ कर रहे थे कि नहीं हम तीस्ता का जो पानी है बांग्लादेश के साथ नहीं शेयर करेंगे। एंड इवन ममता बनर्जी हैड थ्रेटन्ड कि वील वॉक आउट फ्रॉम द कोलिशन ऑफ यूपीए 2। तो वो एक समस्या थी मनमोहन सिंह जी के लिए। इनफैक्ट अगर हम द्रविडियन पार्टीज की बात करें साउथ इंडिया में, अगर हम ममता दीदी की बात करें, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी विज़ावी श्रीलंका एंड विज़ावी बांग्लादेश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूपीए 2, दैट वाज इम्पैक्टेड, दैट वाज वेरी मच इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कोलिशन पॉलिटिक्स कल्चर। नाउ आफ्टर 2014 जब एक बहुत मेजर मेजोरिटी है हमारे पास, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम तीस्ता वाटर की आ रही है कि अभी हम उसका जो शेयरिंग अग्रीमेंट है नहीं साइन कर पाए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ओरिजिन जान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड समझ लेते हैं, थोड़ा एक नॉलेज यहाँ पे एनहांस हो जाएगा। देखो जो तीस्ता है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, ये ओरिजिनेट कहाँ पे करता है? सिक्किम में करता है। ठीक है, और ये फ्लो करता है, ये बहता है वेस्ट बंगाल में बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। अब तीस्ता मर्ज करता है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करता है, द रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बांग्लादेश एंड इंडिया। अब 1983 में क्या हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश में टेम्पररी
एक एड हॉक अग्रीमेंट यहाँ पे बनाया था कि देखिए ऐसा है कि क्यों ना ऐसा करें, तीस्ता को इस तरीके से हम शेयर करें कि 36% जो होगा तीस्ता का पानी वो बांग्लादेश का, और जो 39% होगा इंडिया का। तो यानी कि कितना बच गया, 25% बच गया, कि जो 25% बचा पानी तीस्ता का वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगेन ये टेम्पररी अग्रीमेंट था, एड हॉक अग्रीमेंट था, लेकिन ये डील जो है दैट वाज रिमेनिंग पेंडिंग फॉर मोर देन 2 डेकेड्स। अब 2011 में क्या हुआ, 2011 में एक अग्रीमेंट यहां पे प्रपोज रखा गया कि क्यों ना हम पानी को 50-50 बेसिस पे शेयर करें, लेकिन ये अग्रीमेंट को नहीं साइन किया गया। बिकॉज वाई? बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ ममता दीदी। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे नॉलेज एनहांसमेंट की बात हो रही। तो तीस्ता जैसे कि हम जानते हैं कि सिक्किम में ओरिजिनेट करता है, ये राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना, स्टेटमेंट्स में, तो हमको थोड़ा पता हो। ठीक है, तीस्ता जो है ग्लेशियर फेड रिवर है, ठीक है, लाइक द मेजर हिमालयन रिवर्स, राइट। और यहाँ पे जो रंगीत है, रंगीत जो है लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ तीस्ता, ये बात आपको याद रहे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि वो कौन सा आर्टिकल था जहां पे आप डिटेल में तीस्ता वाटर शेयरिंग के बारे और साथ के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर हम रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे चाइना की बात करें, चाइना की जो दखल अंदाजी है हमारे नेबरहुड में बहुत एक्टिव रहती है, और ये एक बहुत एक समस्या का हमारे लिए विषय भी बनता है। और चाइना एट द सेम टाइम बहुत एक्टिवली परस्यू कर रहा है बायलैटरल टाइज विद बांग्लादेश, राइट। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट रिसेंटली बांग्लादेश ने भी लोन मांगा था IMF से। थोड़ी सी देखिए कॉन्ट्रैक्शन बांग्लादेश की इकॉनमी में भी आ रही है, इन्फ्लेशन वहां पे भी है, लेकिन नेवरदलेस इतनी बुरी समस्या नहीं है बांग्लादेश की जितनी जो बुरी हालत पाकिस्तान या श्रीलंका में है। ठीक है, नाउ बांग्लादेश had successfully approached China for a mega project to enhance the तीस्ता water flow। और बांग्लादेश चाइना की सपोर्ट बहुत ज़्यादा सीख कर रहा है, खास करके जो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है, चाइना की जो सपोर्ट है म्यांमार की मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा है। तो बांग्लादेश को ये है कि भी एटलीस्ट चाइना जब तक इन्वॉल्व है म्यांमार की मिलिट्री के साथ, तो जो रोहिंग्या क्राइसिस है, जो रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस है, ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स, आई मीन जो हम आउटफ्लक्स देख रहे हैं, जो कि अगर हम बात करें म्यांमार के रखाइन स्टेट से, ठीक है, उनको वहाँ पे रोहिंग्यास को परसिक्यूट किया जा रहा है, और बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं वो यहाँ पे म्यांमार बांग्लादेश में आ रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश अलॉन्ग विद दैट इज आल्सो द सेकंड बिगेस्ट आर्म्स मार्केट, हथियारों की बात करें सेकंड बिगेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर चाइना। दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ लेटली वी हैव आल्सो बीन सीइंग एंड हियरिंग इंसिडेंट्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन बांग्लादेश एज वेल। अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें, देखिए अब यहाँ पे जो मैंने शुरुआत में आपको बात बोली थी, कॉन्ट्रडिक्शन एक तो ये आती है कि चलो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते, अब अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो चलो बहुत स्टेबल रिश्ते हैं और हम चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म भी स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन अगेन ये यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे बांग्लादेश में BNP पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, तो वो एंटी इंडिया है, प्रो चाइना है, जहाँ पे जो भी हो, हम म्यांमार टाइप सिचुएशन नहीं चाहते बांग्लादेश में, ठीक है, जो मर्जी पार्टी हो बांग्लादेश में, व्हिचएवर इट इज, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सरकार की, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, व्हाटएवर इट इज, बट वी हैव टू इंश्योर कि जो हमारे रिश्ते हैं, खास करके जो पीपल टू पीपल टाइज है, वो सिग्निफिकेंट है। देखिए अभी श्रीलंका में हम मदद पहुंचा रहे हैं, नेपाल में हम फ्रॉम टाइम टू टाइम मदद पहुंचाते हैं, अफगानिस्तान में हमने इतना सारा वीट एक्सपोर्ट करा, वीट अभी एज ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया। हम क्या कहते हैं कि भाई इतनी सारी जो चीजें हम दे रहे हैं, जो राहत दे रहे हैं, बिकॉज वहां के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हमने गिव अप कर दिया है। तो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात आती है, थोड़ी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन की यहाँ पे बात आती है, ठीक है। लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोगों का विश्वास जीतना, उनका कॉन्फिडेंस जीतना बहुत जरूरी है, चाहे यहाँ पे कोई मर्जी सरकार हो, ठीक है। तो ये एक मेजर बात रहने वाली कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं लोगों की गुडविल टुवर्ड्स इंडिया, और कैसे जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं जैसे तीस्ता वाटर शेयरिंग की बात करें, कैसे इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकते हैं रॉन्ग विद अदर क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व। ठीक है जी, तो कंक्लूजन की बात करें, जस्ट एज बांग्लादेशीज रिमेन वेरी ग्रेटफुल टू इंडिया कि भी उन्होंने, इंडिया ने हमको आज़ाद कराया था, लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 कि भी बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है, उसी तरह से आज के टाइम पे भी हमको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा उनके इंटरेस्ट के प्रति। तो देखिए जब ये अगर हम बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो ऐसे काफ़ी स्टेटमेंट्स कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा था कि जो बांग्लादेशीज हैं वो टर्माइट्स हैं, ठीक है, उनको वापस भेज दो, ये कर दो। तो इस तरह की जो शब्दावली है टुवर्ड्स बांग्लादेशीज कहना है, टुवर्ड्स बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कहना, चाहे वो इलीगल तरीके से भी आए, तो वो बात सही नहीं है। कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल रिलेशन है उस पर ठेस पहुंचती है, बिकॉज जो हमारी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है, ठीक है, हम आफ्टर ऑल हम पीपल टू पीपल टाइज में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है बहुत बेनिफिशियल रहती है, तो वो सॉफ्ट पावर जो है, वो जो हमारी जो छवि बनी हुई है वो कहीं इंपैक्ट ना हो, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ना अगर आपने दोस्तों और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है, फॉर एग्जांपल जो प्रिसिजन फार्मिंग के ओरिएंटेड जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है, तो एक आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज को, यानी कि 26 अगस्त का जो एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस का वीडियो है, वहाँ पे ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, तो प्रिसिजन फार्मिंग के बारे में वहाँ पे आप थोड़ा और समझ सकते हैं। और इंडिया बांग्लादेश की जहाँ पे बात करें तो सी राजा मोहन का एक आर्टिकल 9 अगस्त को आया था,
व्हाट कैन द ईस्ट टीच द वेस्ट, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा और यहाँ पे इनसाइट्स चाहिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट के बारे में। सो दोस्तों ये हमारी चर्चा थी। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा, इन इंडिया द ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी would require to balance the pressures of populism with the longer term imperatives of sustainability। आपने इसको कमेंट करना है 250 शब्दों में, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, क्या इसकी मास अपील है, क्या इसकी पॉपुलर अपील है लोगों के साथ, ठीक है। लोग कह सकते हैं कि जी ये तो बहुत महंगा पर हमको पड़ेगा अगर हम ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स भी उनको अपनी वोट्स भी सिक्योर करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में कैसे बैलेंस बना पाएंगी, खास करके इंडिया के इंडेक्स की बात करें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो आपने इसको कमेंट करना 250 शब्दों में। बाकी दोस्तों जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों, यदि वैसे तो हम श्योर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आप हमारे वीडियोस देख के भी, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो फ्री वीडियोस हम डालते रहते हैं वो देख के भी आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बड़े आराम से। बहुत सारा कंटेंट हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको स्पेसिफिक कोर्सेज चाहिए हैं, तो यदि आपको लगता है कि आपको एनवायरमेंट आपका वीक है, या आपको लगता है कि साइंस एंड टेक में आपको थोड़ी और गाइडेंस की जरूरत है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आईआर हो, व्हाटएवर सब्जेक्ट इट इज, तो आप अपना बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप एक सब्जेक्ट लें, चाहे आप 2 लें, चाहे आप 3 लें, कंटेंट आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ओरिएंटेड मिलेगा। और जो भी सब्जेक्ट आप अपने बंडल ऑफ कोर्सेज में ऐड करेंगे उससे पर्टिनेंट जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। सो दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसके बारे में असिस्टेंस लेनी है। सो मैं आपसे लेता हूं इजाजत, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।